गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैथ्स के सी टेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले जो है पेपर और पेन ज़रूर हाथ में लेकर बैठें, क्योंकि आजकल स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है। मैंने देखा है बच्चों के फ़ोन में, टेलीग्राम में दुनिया भर की PDF फाइल्स पड़ी रहती हैं, लेकिन वो कभी उसको खोल कर भी नहीं दिखते हैं। तो मैथ्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद से अभ्यास करें, खुद से प्रैक्टिस करें। बाकी कोई और तरीका नहीं है मैथ्स को सीखने का। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। इसमें क्या कहा हुआ है कि एक मीटिंग है जिसमें से 4/25 मेंबर्स क्या हैं, 4/25 मेंबर्स फीमेल हैं। तो एक तरीके से इस 4/25 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यदि कोई भी फ्रैक्शन आपके पास दी हुई है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/25 मल्टीप्लाई 100, तो ये 25 4 जा 100, तो 4 4 जा 16। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 16%। 16% हमारा सी ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा हुआ है? अ शॉप रिड्यूस इट्स प्राइस बाय 10%। एक शॉप पर क्या है कि अपने प्राइस 10% घटा दिए उसने। 10% घटाने का क्या मतलब है कि यदि उसके प्राइस 100 रुपये थे, पहले किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपये थे, अगर वो रिड्यूस कर दिया जाता है 10% से तो वो 90% रह जाता है। वॉट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम विच वाज प्रीवियसली सोल्ड ₹4,500। कोई चीज़ पहले जो 500 रुपये में बेची जाती थी, अब वो कितने रुपये में बेची जाएगी? तो आपको पता है कि जो है प्राइस उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। तो ऑप्शन पर चलते हैं। जब प्राइस कम किए उसने, रिड्यूस किए, तो अब जो नई कीमत होगी वो 500 से कम ही होगी। तो 550 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन कट जाएगा। 510 नहीं हो सकता, ए ऑप्शन कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? सी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। तो ये एक तरीका होता है ऑप्शन कट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन को नेगलेक्ट करें अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हम कैसे ऑप्शन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 ऑप्शन नेगलेक्ट किए, कहीं कहीं क्वेश्चन में 3 ऑप्शन नेगलेक्ट हो सकते हैं, तो फिर हमारे पास जो 4th बचा वही आंसर होगा। लेकिन इसमें चूँकि 2 ऑप्शन नेगलेक्ट हुए हैं तो हम सी या डी के साथ जा सकते हैं। ये पेपर में टाइम बचाने का एक तरीका है, लेकिन इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब 500 उसका नया प्राइस हो गया, तो 500, और पहले कितना था? पहले 100% था, अब 10% कम हो गया। तो 10% कम हो गया, तो अब इसका क्या करेंगे हम? 90% निकाल लेंगे। 500 का 90% निकाल लेंगे तो हमारे पास नया प्राइस आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? 500 का 90% निकालने के लिए 500 में 90/100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 500 में 90/100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट की मैंने, और 5 9 जा 450, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। गिवन बिलो ए डाटा सेट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आपको क्या दिया हुआ है? एक डाटा दिया हुआ है। किस चीज़ का डाटा दिया हुआ है? टेम्परेचर का डाटा दिया हुआ है। तो इस डाटा की रेंज पूछी हुई है। किसी भी डाटा की रेंज निकालने का क्या तरीका होता है? उसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो और सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो और दोनों को माइनस कर दो। तो चलते हैं हम। सबसे पहले देखिए, आप इसमें बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 8, तो 8 हो गया सबसे बड़ा नंबर, माइनस। और सबसे छोटा नंबर चलते हैं। सबसे छोटा नंबर आपको पता है कि नेगेटिव की तरफ यदि हम जाएंगे, -8, -8 क्या हो गया? इसका सबसे छोटा नंबर हो गया। तो 8 - 8 क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 8 + 8 कितना हो गया? 16। तो ये आपका क्या हुआ? 16 इसकी रेंज हो गई। एक बार और मैं समझा दूँ, इसमें हमने क्या चीज़ यूज़ किया है? इसमें हमने इंटीजर्स का जोड़ने का नियम यूज़ किया हुआ है। वो क्या होता है? यदि 2 इंटीजर्स हमारे पास प्लस में हैं, यदि 2 इंटीजर प्लस में हैं तो जो उनमें ऑपरेशन लगेगा वो प्लस में लगेगा। यदि 2 इंटीजर माइनस में है तो भी जो उनमें ऑपरेशन लगेगा वो
प्लस का लगेगा, लेकिन जो आगे साइन रखा जाएगा वो माइनस का रखा जाएगा। यदि पहला इंटीजर माइनस में है, दूसरा इंटीजर प्लस में है, तो जो उनमें ऑपरेशन लगेगा वो माइनस का लगेगा। और जो हम आगे साइन रखेंगे वो साइन क्या रखेंगे, जिस भी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वही साइन आ जाएगा। वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। यदि पहला नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है तो भी ऑपरेशन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वो माइनस की भी हो सकती है या प्लस की भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, इस क्वेश्चन में था +8 -8 तो ये रेंज थी हमारी। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो प्लस का 8 आ गया, 8 + 8 = 16। चलिए आगे चलते हैं। ये रेंज का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कहीं भी नोट कर कर छोड़ सकते हैं। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आगे चलते हैं 94th क्वेश्चन पर। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एट। एक सिक्का हमने उछाला और ये जो है हमने जो आउटकम्स आए वो हमने नोट कर लिए। सिक्का क्या होता है, जो भी आप जैसे 1 रुपया का सिक्का या 2 रुपया का सिक्का वो उछाला गया, उसके दो फेस होते हैं सिक्के के, जिसको एक को हेड बोला जाता है और एक को टेल बोला जाता है। तो एक सिक्के को 10 बार उछाला, तो आप सिक्के को उछाल के देखिए, कभी टेल आएगा कभी हेड आएगा। तो किसी बंदे ने सिक्का उछाला तो मान लो फर्स्ट टाइम उसका हेड आ गया, फिर उसका टेल आ गया, फिर हेड आ गया। तो उसने वो सब चीज़ें नोट कर ली कि मेरा 1 से लेके 10 तक में क्या क्या आया। उसके बाद हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ के को किसी भी काम को करने की संभावना। मतलब जैसे हेड आने की इसमें कितनी संभावना है ये निकालना है एक तरीके से हमें। तो हम क्या करेंगे, हमने अपना टास्क जितनी बार भी किया है वो नीचे रख लेंगे। टोटल हमने टास्क कितनी बार किया है अपना, तो टोटल हमने टास्क इसमें 10 टाइम्स किया है, तो जो है वो 10 जो है हम नीचे रख लेंगे। और जो हमसे पूछा गया है, जिस बारे में हमारे आउटकम्स पूछे गए हैं वो ऊपर रख लेंगे। तो हमारे फेवर में क्या है, हेड पूछा गया है कि हमारे फेवर में हेड कितनी बार आए। तो इसमें से हेड काउंट कर लेते हैं कि कितनी बार आए हेड। तो 1 2 3 4 5 6। तो 10 में से 6 बार जो है क्या आया, हेड आया। 6/10 ये हमारी इसकी प्रायिकता आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए, जब भी इस तरह का आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अब कोई भी एक नंबर हम ऐसा देखेंगे जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो 2 से ये 6 भी कट जाएगा और 2 से 10 भी कट जाएगा, तो 3/5। तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 95। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/7 ± 7/8 = 25/56 shows that। जो भी ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फर्स्ट ऑप्शन, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर इन एडिशन। इस बात का क्या मतलब है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती हैं, कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो योग के अंदर संवर्त होती है या क्लोज्ड होती हैं। इसका क्या मतलब है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, अब बात आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यदि हम दो परिमेय संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक हमेशा परिमेय संख्या ही मिलती है। देखिए जैसे कि मैंने किया 1/2 + 3/2 ऐड, तो हमें क्या मिला 4/2। तो 2 2 जा 4, 2/1। तो ये भी कैसी है संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो हमसे इसमें यही कहा हुआ है कि ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। इसमें प्लस का ऑपरेशन बीच में लगा हुआ है। तो जो हमें नई संख्या मिली 25/56 वो कैसी संख्या है, वो भी एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो एक परिमेय संख्या ही मिलती है। इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या एडिशन के अंदर क्लोज्ड होती हैं। चलिए आगे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव ए वर्टेक्स। कौन सी 3D शेप में वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स क्या होता है, जैसे ये हमने ट्राइंगल लिख लिया, इसके अंदर आपको 3 वर्टेक्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 और 3। ये जो है वर्टेक्स क्या होती हैं, जब दो एजेस आपस में मिल जाती हैं तो वो वर्टेक्स बन जाती हैं। जब दो साइड्स आपस में मिल जाती हैं, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करती हैं, वो उसका वर्टेक्स बन जाता है। अब 3D शेप डज नॉट हैव ए वर्टेक्स। कौन सी 3D शेप की वर्टेक्स नहीं होती। तो देखिए कौन कौन की शेप आप जानते हैं ऐसी होती है। इसमें देख लीजिए गोला, गोला जो है स्फीयर में वर्टेक्स नहीं होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिज्म भी देखा होगा आपने, प्रिज्म की में भी वर्टेक्स होती है, पिरामिड में भी वर्टेक्स होती है। तो स्फीयर में, स्फीयर क्या होता है, गोला, जैसे कि बॉल हो गई आपकी, बॉल में कोई वर्टेक्स नहीं होती, कोई पॉइंटेड उसमें पॉइंट नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। 5/7 की पावर 4 इंटू 5/7 की पावर -3 देन x इज, x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे भी 5/7, यहाँ पर भी 5/7 और यहाँ पर भी 5/7 दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है, यदि हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n करेंगे तो इसका जो आंसर होगा a की पावर m प्लस n, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो a की पावर कहने का मतलब है यदि ये बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं, इनको पावर्स बोलते हैं। यदि बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या है, वो पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहले आपने फॉर्मूला सीख लिया, जो भी मैं फॉर्मूला बताती जाऊँ आप उसको नोट करते जाएं। तो 4 प्लस -3 इनकी पावर हमने ऐड कर ली, 5/7 की जो पावर थी वो ऐड कर ली। तो 4 में जब -3 ऐड करेंगे, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि इंटीजर्स में क्या है, यदि एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है तो वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ 1 बचेगा। अब 5x + 2, अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना 5/7 की पावर 1 = 5/7 की पावर 5x - 2। तो 5x - 2 = 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 2 = 3, 5x = 3 के इक्वल आ गया। हमने क्या किया, इसमें ये पावर जो है आपस में इक्वल रख ली, क्योंकि ये बेस सेम है तो ये हम पावर आपस में इक्वल रख सकते हैं। 5x - 2 को 1 के इक्वल रख लिया। अब 5x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी 5x के साथ कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये 1 + 2 = 3 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। आगे चलते हैं, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3/5। तो इसमें ढूंढ लेते हैं, देखिए 3/5 हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसमें हमारा सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, लेट a b c be 3 रेशनल नंबर्स वर a = 3/5, b = 2/3 एंड c = -5/6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम देख लेते हैं, ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से जो है ये सी सही है। सी क्या है, इसमें लिखा हुआ है a + b + c = a b + a + c। इसका मतलब क्या है, यदि आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, सपोज कीजिए आपको 1 + 2 + 3 ये दिया हुआ है, इनको आपको ऐड करना है। तो पहले आप 2 में 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 कितना आया, 5, और आंसर क्या आया, 6। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सोच सकते हैं कि 1 प्लस या 2 + 1 + 3 अब 1 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2, जब 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हम, इसका क्या मतलब है कि यदि हमने हमारे क्वेश्चन में 3 नंबर जोड़ने के लिए दिए हुए हैं, अब हम उनका ऑर्डर कैसे भी चेंज करके उनको ऐड करें तो आंसर सेम ही रहता है। मतलब पहले 2 में 3 जोड़ लें या पहले 1 में 3 जोड़ लें, बाद में 2 जोड़ लें, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें जो है a + b + c = b + a + c, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये जो है गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन रूल में ऐसा फॉलो नहीं करता कि हम a को b से रिप्लेस कर दें। ऐसे डिवाइड में ये सब फॉलो नहीं करता, ऐसे ही माइनस में नहीं फॉलो करेगा, ये सिर्फ प्लस में फॉलो करता है। तो इसका सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। 99 पर चलते हैं। ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्टीज। ये कह रहा है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कोई भी फिगर जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है कि कोई चीज़ पूरी है और कुछ उसका पार्ट है, वो किस चीज़ में संबंध दिखाता है। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। वो हिस्टोग्राम होता है, वो पाई चार्ट होता है, वो दंड आलेख होता है, या वो चित्र आलेख होता है। तो वो जो है पाई चार्ट होता है, जो पूरे में और उसके अंश में जो है संबंध दिखाता है। तो पूरे और अंश में संबंध दिखाने का क्या मतलब है, ये इस तरीके से पाई चार्ट आपने बना हुआ देखा होगा। अब जो ये अलग अलग पार्ट हैं, ये इस पूरे के साथ क्या संबंध रखते हैं वो दिखाया गया है इसमें। ये अलग अलग पार्ट्स इस पूरे के कितने हिस्से हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 क्लास में, ये इस तरह का जो ग्राफ बना होता है, ये हिस्टोग्राम होता है। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ होता है जैसे कि आपको ये दे दिया, ये अलग अलग से बार बने होते हैं, ये जो है बार ग्राफ होता है। चित्रलेख क्या होता है, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ होता है जैसे कि ये हो गया आपका ये जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि हिंदी में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो हिंदी के पढ़ने वाले बच्चे 1, 2, 3 हैं। फिर इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इस तरह का जो ग्राफ होता है वो पिक्टोग्राफ होता है। तो जो पूरे में और उसके अंश में संबंध दिखाता है वो क्या होता है, वो पाई चार्ट होता है। आगे चलते हैं। इफ़ Q इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर P, देन P इज़, Q क्या है, Q क्या है, P का स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है Q क्या है, P का स्क्वायर है। तो P Q का क्या है, यदि Q P का स्क्वायर है तो P Q से कैसे रिलेटेड है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। P इक्वल टू, मतलब एक तरीके से हमें P इक्वल टू निकालना है, P इक्वल टू Q रूट Q। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, तो P स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो P बन जाएगा, और Q का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट Q आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि Q P का स्क्वायर है तो P Q का वर्गमूल है, इसको वर्गमूल बोलते हैं। ये स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट, और ये क्या है, ये स्क्वायर है, दोनों में अंतर होता है, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर। तो P Q का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो P Q का स्क्वायर रूट, मतलब B आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 91 + 70 + 121। अब देखिए इसमें वैल्यू निकालनी है, तो सबसे बाद वाले स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं। स्क्वायर 121, स्क्वायर 121 का क्या मतलब है, 11, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। ये आप है ना, कम से कम 20 तो स्क्वायर रूट याद कर ही लीजिए। 20 स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ऐसे 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लिख के कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कहाँ से शुरू करते हैं, हमने किया 121 से शुरू, तो 91 प्लस 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का, तो 70 + 11 क्या किया, 121 का स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पर रख दिया। अब 70 में 11 ऐड करेंगे, 70 में 11 ऐड किया तो 81। अब 91 + 81 क्या बना, 91 + 81 का स्क्वायर रूट, 91 + 81 का स्क्वायर रूट, 91 + 81 का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है, ये 81 जो है 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो 91 + 9, तो 91 में 9 ऐड किया तो 100 आया। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन ए पार्क 785 प्लांट्स आर अरेंज्ड सो दैट, एक पार्क में जो है 785 प्लांट्स जो है अरेंज किए गए हैं कि वो सेम रो में और सेम कॉलम में रहे।
तो ये हमसे पूछा हुआ है कि कितनी पंक्ति बनेगी इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, आप 785 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। 784 का, ये जो है आपका मिस प्रिंट है, इसमें 784 है असल में। ये 784 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784, मतलब 28 में 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 784। तो आगे चलते हैं। ये आपको स्क्वायर तो आप याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत आसानी रहती है फिर क्वेश्चन करने में, और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आता भी जरूर है। तो 25 तक 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। If two quantities x and y are inversely with each other, then which of the following is true? इन्वर्सली हैं x और y एक दूसरे के। इस बात का मतलब क्या है कि x और y दो आपको नंबर दिए हुए हैं जो व्युत्क्रम में घटते बढ़ते हैं। इसका मतलब है x इज इक्वल टू या x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो जब भी हम ये प्रपोर्शन, इन्वर्सली का मतलब ये है कि x जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 1/y के। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल टू लगा देते हैं। तो ये एक्स वाई तो इधर पहुंच जाएगा, वाई इसके पास पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और वाई इक्वल टू यहाँ कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। जब हम किसी भी इस तरह के प्रपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है, एक कांस्टेंट लिखा जाता है ये। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। यदि x y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट आएगा। तो चलिए ये वाली स्टेटमेंट ढूंढते हैं हम। उससे संबंधित मानों का गुणन एक समान रहता है, या प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गिवन 7y इंटू 6/y ट्रिपल वाई, इसमें क्या कहा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ y। ये आपको जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें y ढूंढना है क्या है। तो इसका एक सही सा तरीका क्या है, आप ये 8 रख दीजिए सबसे पहले। तो 7 8 y की जगह क्या रखना है, आपको 8 रखना है। हमने अपने ऑप्शन में से ही उठा लिया 8, तो क्या किया 8 रख दिया। तो 78 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 8 जा 48, 8 आ गया। मतलब जो यहाँ पर नंबर है वो वही नंबर यहाँ आना चाहिए। और 6 7 जा 42, और 42 प्लस 4 46 आ गया। ठीक है, अब अगला नंबर उठा लेते हैं। मान लो हमने 4 उठा लिया, मतलब अब जहाँ भी y है वहाँ उसको हम 4 से रिप्लेस करके देखेंगे। तो 74 इंटू 6 क्या आया, 6 4 जा 24, 2 कैरी किया, 6 7 जा और 2 444। तो देखिए y y y ये तीनों सेम नंबर आ गए, साथ में यहाँ पर भी 4 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो हर क्वेश्चन हमें ज़रूरी नहीं कि हम पूरे के बड़े बड़े कंसेप्ट लगाएं, उनमें हम ऑप्शन से भी उठाकर अपने सवाल कर सकते हैं। आगे चलिए। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी स्तर की ऊंचाई क्या होगी। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक क्या होता है, एक ऐसा टैंक जिसका बेस रेक्टेंगल के आकार का हो। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। तो इस तरह की शेप का जो है हमें एक टैंक दिया हुआ है जिसका जो बेस है वो रेक्टेंगल की शेप का हो। उसमें 140 मीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। 140 मीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, मतलब उसमें जो भरा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 140 मीटर क्यूब। अब इसका एरिया दिया हुआ है नीचे वाले का 700। तो एक तरीके से ये L इंटू बी की मल्टीप्लाई दी थी। रेक्टेंगल की शेप का जब आपको एरिया दिया हुआ है तो L इंटू बी की मल्टीप्लाई दे दी आपको ये। तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई, 700। इसके बाद आपको ये बोला कि इसमें 140 मीटर क्यूब जो है पानी भरा जा सकता है। तो एक तरीके से ये उस टैंक का वॉल्यूम हो गया। मीटर क्यूब जहाँ भी आपको यूनिट दिखाई दे तो वो आपका क्या है, वो आपका
वॉल्यूम है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, L इंटू बी इंटू एच। कोई भी रेक्टेंगुलर टैंक आपको दिया हो, उसका वॉल्यूम निकालना है हमें, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। अब L इंटू बी इंटू एच किसके इक्वल हो गया, L इंटू बी इंटू एच हो गया 140 के बराबर, और L इंटू बी किसके बराबर हो गया, 700 के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 0 से 0 कट कर देंगे, 14 से 70 कट कर देंगे, तो 5 आ गया यहाँ। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। ये सब कुछ हमारा मीटर में चल रहा है, आंसर हमें जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 20 इक्वल टू 100, तो 20 हमारा आंसर आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं, 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में फिर से हम ये आगे के जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं उन्हें लेकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। पर मेरी बात आप एक ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन करते समय पेपर और पेन हाथ में लेकर बैठें, और वैसे भी आप मैथ्स की स्टडी घर में कर रहे हैं तो आपके हाथ में पेपर और पेन होना चाहिए। तो आपके अंदर से खुद ब खुद डर निकल जाएगा मैथ्स को लेकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।